नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है मायका। आज सुमित्रा जी और उनकी बेटी कामनी सुनैना से लड़े जा रही थीं। सुनैना अपनी सासू माँ और ननद को बार-बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके कहने का यह मतलब नहीं है जो आप लोग निकाल रही हो। लेकिन सुमित्रा जी का और कामनी का गुस्सा तो आज सातवें आसमान पर था। सुमित्रा जी अपनी बहू से चिल्लाते हुए बोलती हैं, बड़ी आई हमें अक्ल सिखाने वाली। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर तुम कौन होती हो अपने ससुराल की प्रॉपर्टी के संबंध में बोलने वाली? क्या तुमने कमाकर इस प्रॉपर्टी को बनाया है जो तुम इतना बड़बड़ कर रही हो? तुम भला क्यों चाहोगी कि मेरी बेटी को अपने मायके से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले? तुम तो सारी प्रॉपर्टी खुद ही हजम करना चाहती हो। अपनी सासू माँ की बात सुनकर सुनैना बोलती है, माँ जी आप बेकार में मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि इस प्रॉपर्टी पर कामनी दीदी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तभी सुनैना की ननद कामनी बोलती है, देखो ना माँ, मैं आपसे ठीक बोल रही थी कि भाभी तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि मैं यहाँ पर अपना हिस्सा लूँ। मैंने तो पहले ही आपसे बोला था कि उनकी नियत में खोट है। आखिरकार सास ननद और बहू में यह बात क्यों चल रही है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। राजेश जी अपने परिवार के साथ एक सुखद और संपन्न जीवन जी रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा देवी, बेटा शरद, बहू सुनैना और बेटी कामनी थे। राजेंद्र जी के पिता ने अपनी मेहनत और लगन से काफी संपत्ति बनाई थी। उनके पास गांव में कई एकड़ जमीन और शहर में एक बड़ा मकान था। उनका सपना था कि उनकी बेटी कामनी और बेटा शरद अपने अपने जीवन में खुश रहे और परिवार में हमेशा एकता बनी रहे। राजेश जी को अपनी बेटी कामनी से विशेष लगाव था। उन्होंने अपनी बेटी को हर सुख सुविधा देने में कभी कंजूसी नहीं की। जब कामनी की शादी हुई तो उन्होंने अपनी बड़ी जमीन का एक हिस्सा बेचकर शादी में खर्च किया। सुमित्रा देवी को यह बात हमेशा गर्व महसूस कराती थी कि उनकी बेटी एक संपन्न घराने में ब्याही गई थी। इधर सुमित्रा जी की बहू सुनैना एक चंचल लेकिन समझदार युवती, जिसने अपने माता पिता से संस्कार, धैर्य और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा था, अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। शादी का माहौल खत्म हो चुका था और अब वह एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रही थी। जैसे ही उसने अपने पति शरद का हाथ पकड़कर ससुराल की चौखट पार की, उसके दिल में नए रिश्तों को लेकर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट दोनों थी। गृह प्रवेश के दौरान सास सुमित्रा देवी ने सुनैना के सिर पर आरती की थाली घुमाई। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन चेहरा एक दृढ़ता लिए हुए था। सास के इस ठोस और भावशून्य चेहरे ने सुनैना के मन में थोड़ी उलझन पैदा की। वह सोचने लगी, क्या सास उससे खुश नहीं है या यह बस उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। ससुराल के अन्य सदस्य, ससुर राजेंद्र जी और खुद शरद सुनैना का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। सुनैना ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने नए परिवार में अपने प्यार और मेहनत से हर सदस्य के दिल में जगह बनाएगी। शादी के बाद सुनैना का स्वागत शरद के परिवार में पूरे रीति रिवाजों और उमंग के साथ हुआ। सुमित्रा देवी, जो शरद की माँ थीं, अपने घर आंगन में नई बहू के आने से बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही थीं। राजेश जी, शरद के पिता, भी बहू को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उससे बड़े स्नेह से पेश आते थे। पहले कुछ दिन ससुराल में सुनैना के लिए एक सीखने का समय था। उसने देखा कि सास का स्वभाव काफी अनुशासन प्रिय था। वह घर के हर काम में खुद का नियंत्रण रखना पसंद करती थी। हर छोटी चीज उनके नियमों के अनुसार होनी चाहिए। सुनैना ने महसूस किया कि सास को खुश करना आसान नहीं होगा।
इसके विपरीत ससुर राजेंद्र जी एक शांत और समझदार व्यक्ति थे। वे सुनैना से हल्की फुल्की बातें करते और उसे सहज महसूस कराते। शरद अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता, लेकिन जब भी समय मिलता वह सुनैना के साथ बैठता, उससे बातें करता और उसे अपने साथ समय बिताने की कोशिश करता। शादी में जो गिफ्ट और पैसे सुनैना को मिले थे वे उसे बेहद खास लगते थे। वह सोचती थी कि ये उसके अपने हैं और वह इन्हें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए बचाकर रखेगी। लेकिन उसने सास के स्वभाव को देखकर यह भी महसूस किया कि सुमित्रा देवी इस घर में सब कुछ नियंत्रित करती हैं। कुछ महीने बाद शरद के पिता राजेंद्र जी के एक पुराने दोस्त अपने परिवार के साथ डिनर पर आमंत्रित थे। वे काफी समय पहले बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे और अब कुछ दिनों के लिए इस शहर में लौटे थे। चूंकि वे पहली बार सुनैना से मिलने आ रहे थे, सुमित्रा देवी ने इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी सुनैना को सौंपी। उन्होंने बहू से पूरी तैयारी करवाई ताकि मेहमानों पर एक अच्छी छवि बने। यह सुनैना के लिए पहली बार था कि वह ससुराल में किसी खास मौके पर इतने बड़े पैमाने पर खाना बनाने जा रही थी। वैसे तो सुनैना को खाना बनाना पसंद था, लेकिन उसने पहले कभी इतने सारे व्यंजन अकेले नहीं बनाए थे। ऐसे में वह थोड़ा घबराई हुई थी। सुबह से ही घर में तैयारी का माहौल था। सुमित्रा जी ने सुनैना को दिन भर के कामों की लिस्ट थमा दी थी। उन्होंने उसे समझा दिया था कि मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुनैना ने अपने दिल में सोचा, कैसे कर पाऊंगी मैं यह सब अकेले। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी जी से थोड़ा मदद मांग लूंगी। दोपहर होते ही सुनैना ने रसोई में कदम रखा। उसने पहले मेहमानों के लिए मटर पनीर, शाही कोफ्ता, पुलाव, पूरी और गाजर का हलवा बनाने का सोचा। लेकिन रसोई में काम शुरू करते ही वह थोड़ी असमंजस में पड़ गई। इतने सारे व्यंजन बनाने हैं और वो भी समय पर, क्या करूं? सोचते हुए उसने रसोई से बाहर झांका और सुमित्रा जी को बुलाया। मम्मी जी जरा इधर आइए ना, सुनैना ने विनम्र स्वर में कहा। सुमित्रा जी रसोई में आई और बोली, क्या हुआ बहू, क्या काम में देर लग रही है? सुनैना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि आप मुझे शाही कोफ्ता और हलवे की रेसिपी समझा दें। मैंने इससे पहले ये दोनों चीज़ें कभी नहीं बनाई हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सुनैना की बात सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने बहुएं चढ़ाते हुए कहा, सुनैना, क्या तुम चाहती हो कि मैं रसोई में तुम्हारे साथ खड़ी होकर हर काम करूं? यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे अब इतनी उम्र में आकर यह सब करने की आदत नहीं है। मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि मेहमानों के लिए क्या-क्या बनाना है। अब यह सब तुम्हें ही करना है। तुम इस घर की बहू हो और बहू का फर्ज है कि वह सब कुछ अच्छे से संभाले। सुनैना ने थोड़ा सहमते हुए कहा, मम्मी जी, मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सलाह लेने की कोशिश कर रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि सब कुछ सही बने। बस डर लग रहा है। सुमित्रा जी ने एक लंबी सांस ली और सख्त लहजे में बोली, बहू, जब मैं पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी तो मैंने भी सारा काम स्वयं किया था और मेरी सासू माँ ने भी मेरी सहायता नहीं की थी। फिर तुम अपने मायके से कुछ तो सीख कर आई ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुमको अनाड़ी बनाकर भेजा है। यह कहकर सुमित्रा जी रसोई से बाहर चली गईं। सुनैना कुछ पल के लिए आबाक खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या वह सच में इतनी बड़ी गलती कर रही थी अपनी सासू माँ से पूछकर। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया, ठीक है, अगर खुद ही करना है तो कर लूंगी, जो भी होगा संभाल लूंगी। सुनैना ने हिम्मत जुटाई और एक एक करके सारे व्यंजन बनाने शुरू किए। उसने मटर पनीर को अच्छे से तैयार किया, फिर शाही कोफ्ते की रेसिपी अपने फोन में देखकर बनाई।
हलवा बनाते समय उसे लगा कि हलवा थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन उसने उसमें घी डालकर उसे बचा लिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने देखा कि मेहमानों के आने का समय हो चुका था। उसने झटपट खाना सजाने की तैयारी की। जब सुमित्रा जी ने सुनैना के बनाए व्यंजनों को देखा तो उन्होंने बिना कुछ कहे सबको चखना शुरू किया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शाही कोफ्ता खाया, उनकी आंखों में एक हल्की चमक आ गई। ठीक बनाया है, लेकिन बहुत ज्यादा खास नहीं बने हैं, सुमित्रा जी ने कहा। यह सुनकर सुनैना के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई। डिनर वाले दिन सुनैना ने मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत किया। चाय पानी और बातचीत के बाद मेहमानों ने एक खूबसूरत तोहफा सुनैना को दिया। यह गिफ्ट इतनी सुंदर तरीके से पैक किया गया था कि उसे देखते ही सुनैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसने वह गिफ्ट तुरंत खोलने की बजाय अपने कमरे में जाकर रख दिया। डिनर के दौरान मेहमानों ने भी सुनैना के बनाए खाने की खूब तारीफ की। विनय की माँ ने कहा, आपकी बहू तो वाकई बहुत गुणी है। खाना इतना स्वादिष्ट बनाया कि बस पूछिए मत। सुनैना ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया, लेकिन सुमित्रा जी ने तुरंत कहा, हाँ मेहनत तो की है इसने, वैसे भी अब इसे यह सब सीखना ही होगा। शरद ने सुनैना की तरफ देखा और उसकी मेहनत को सराहा। डिनर खत्म होने के बाद सुनैना ने रसोई की सफाई की और मन ही मन सोचा, चलो सासू माँ भले ही डांटती रहीं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ संभाल लिया। और मन में ऐसा सोचते हुए सुनैना अपने कमरे में चली गई। तभी वहां उसका पति शरद बोलता है, लाओ भाई, अंकल आंटी क्या गिफ्ट देकर गए हैं नई नवेली दुल्हन को, हम भी तो देखें। पैकिंग तो बड़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी उसे देखना है। वाकई पैकिंग तो बहुत सुंदर लग रही है। उसी समय खोलने का मन कर रहा था, पर फिर सोचा कि सब लोग क्या सोचेंगे, कैसी बेसब्री बहू है। कहते कहते सुनैना गिफ्ट उठाकर ले आई। फटाफट गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस था। उसे देखते ही सुनैना खुश हो गई। उसे हाथों में लेकर अपने गले पर लगाते हुए बोली, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। वाकई अंकल आंटी बहुत अच्छा तोहफा देकर गए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया। उसे खुश देखकर शरद ने कहा, सचमुच अंकल आंटी की चॉइस बहुत अच्छी है। नेकलेस बहुत सुंदर है। इसे तो मैं 1 महीने बाद मेरी चचेरी बहन अंजलि की शादी में पहनूंगी। सचमुच मेरे सारे कजिन्स देखते रह जाएंगे। सुनैना नेकलेस को देखते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम, पहन लेना। फिलहाल अभी तो सो जाओ, रात काफी हो चुकी है, शरद ने कहा तो सुनैना ने गिफ्ट अलमारी में रख दिया और आकर सो गई। अगले दिन सुबह जब शरद और राजेश जी ऑफिस जा चुके थे, सुमित्रा देवी सुनैना के कमरे में आई। उन्होंने गिफ्ट के बारे में पूछा। सुनैना ने उन्हें नेकलेस दिखाया। सुमित्रा देवी ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, इसे वापस बॉक्स में रख दो और मुझे दे दो। सुनैना यह सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, लेकिन क्यों मम्मी जी? यह तो अंकल आंटी ने मुझे दिया है। सुमित्रा देवी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुझे नहीं पता बहू, शादी के बाद जो भी गिफ्ट और शगुन मिलते हैं उन पर ससुराल वालों का हक होता है। यह तो हमारे व्यवहार की वजह से तुम्हें मिला है। मैंने सोचा था कि तू खुद इसे मुझे देगी, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने सुनैना को एक पर्ची थमाई, जिसमें उन सभी गिफ्ट और सुगुन के पैसों की सूची थी जो पिछले 2 महीने से उसे मिले थे। सुमित्रा देवी ने कहा, अब इस लिस्ट में लिखा हर सामान और शगुन के पैसे मेरे कमरे में ले आ। सुनैना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सारा सामान और पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि पूरे पैसे उसके पास नहीं थे, क्योंकि सुमित्रा जी ने जो पैसे और सामान की सूची दी थी उसके अनुसार उसमें 50,000 रुपए होने चाहिए, लेकिन
उसके पास उस टाइम लगभग 35,000 रुपए ही थे, क्योंकि उन 2 महीनों में उसने कुछ रुपए खर्च कर दिए थे। उसने शरद की अलमारी से पैसे लेकर उन्हें पूरा किया। उसने वह सब कुछ सुमित्रा देवी के कमरे में जाकर दे दिया। शाम को जब शरद घर आया तो सुनैना ने उसे पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। शरद को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह क्या बेहुदा बात है। गिफ्ट और शगुन बहू को दिए गए हैं, मम्मी को नहीं। फिर शरद ने सुमित्रा देवी के कमरे में जाकर उनसे इस बारे में बात की, लेकिन सुमित्रा देवी जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, शरद, तुम्हें समझने की जरूरत है। ये सब गिफ्ट और पैसे हमारी वजह से मिले हैं। मैं लोगों के घरों में जाकर गिफ्ट और शगुन देकर आई हूँ। ये सब वापस मेरे पास ही आए हैं। बहू का इसमें कोई अधिकार नहीं है। शरद ने निराश होकर कहा, मम्मी, लेकिन यह सब सुनैना के लिए है। शरद अपनी माँ से शांत स्वर में बोलता है, माँ, आप उसके आत्मसम्मान को क्यों ठेस पहुँचा रही हैं? अगर आप चीजें रखना चाहती हैं तो उसे अच्छे से समझाकर बात करें, लेकिन सब कुछ अपने पास रखना गलत है। कुछ दिनों बाद सुनैना अपने कजिन की शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। सुमित्रा देवी ने जो नेकलेस लिया था वह वापस नहीं दिया। शरद ने यह देखा और समझ गया कि इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। शादी वाले दिन शरद ने खुद सुनैना को शॉपिंग के लिए ले जाकर एक नया नेकलेस और अन्य सामान खरीद दिया। उसने सुनैना से कहा, यह सब तुम्हारा अधिकार है, कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन सकता। शादी से पहले जब सुमित्रा देवी ने शरद को एक बैग के साथ देखा तो उन्होंने पूछा, यह बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? शरद ने जवाब दिया, यह गिफ्ट और पैसे मैं अपने ससुराल लौटाने जा रहा हूँ। आपने ही कहा था कि बहू को जो कुछ मिलता है वह ससुराल के व्यवहार के कारण होता है। अब मुझे जो मिला है वह भी ससुराल वालों को ही लौटा दूंगा। राजेश जी ने यह सब सुना और सुमित्रा देवी से कहा, यह सब छोटी छोटी चीजों में उलझने का कोई फायदा नहीं है। बहू को उसका हक दो। बहू के सामान पर बहू का अधिकार है। अब आगे से यह मुद्दा खत्म होना चाहिए। राजेश जी के हस्तक्षेप के बाद सुमित्रा देवी ने सुनैना को उसका सारा सामान लौटा दिया। शरद ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, अगर हम अपने परिवार को प्यार और सम्मान के साथ नहीं संभालेंगे तो हमारा घर कभी खुश नहीं रह पाएगा। बहू को उसकी जगह और हक देना हमारा फर्ज है। सुमित्रा जी ने उस समय तो सारा सामान अपनी बहू को दे दिया, लेकिन उनके मन में अपनी बहू के लिए एक कड़वाहट सी भर गई। धीरे धीरे समय निकलता गया और एक दिन सुमित्रा देवी जी के पति राजेश जी का निधन हो गया। राजेश जी के निधन के कुछ ही महीनों बाद कामनी मैके आई। वह अपने पति के साथ अमीर घर में रहती थी, लेकिन उसकी ससुराल में उसकी स्थिति एकमात्र बहू होने के कारण बहुत मजबूत थी। उसका कोई देवर ननद नहीं था, जिससे वह अपने ससुराल में संपत्ति की अकेली वारिस थी। कामनी का अचानक मायके आना सुनैना को थोड़ा असामान्य लगा। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन बातचीत के दौरान कामनी ने राजेंद्र जी की संपत्ति का बंटवारा करने की बात उठाई। उसने कहा, पिताजी की सारी संपत्ति पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना शरद का। मैं चाहती हूँ कि संपत्ति का बंटवारा हो जाए। यह सुनकर सुनैना और शरद हैरान रह गए। शरद ने तुरंत जवाब दिया, कामनी, पिताजी ने तुम्हारी शादी में बड़ी संपत्ति बेचकर तुम्हें सब कुछ दिया था। उन्होंने तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी हैसियत को मजबूत बनाने के लिए काफी पैसा खर्च किया। अब बचे हुए पर केवल मेरा और मेरी पत्नी का हक है। शरद ने आखिरकार अपनी माँ से पूछा, अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो माँ की जिम्मेदारी भी तो आधी आधी बटेगी। क्या कामनी माँ की देखभाल में अपना हिस्सा निभाने को तैयार है?
लेकिन कामनी ने तुरंत जवाब दिया, इन सारी भावुक बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जो कानून है वो है और मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। सुमित्रा देवी जी ने कामनी का पक्ष लिया। उन्होंने कहा, शरद पिताजी ने कामनी के लिए जितना भी किया हो, पर वह उनका फर्ज था। कामनी का इस घर की संपत्ति पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई बहन में बराबर बंटवारा हो। सुनैना को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, माँ जी, पिताजी ने कामनी की शादी के समय उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दी थीं। अब बचे हुए पर तो सिर्फ शरद का अधिकार होना चाहिए। कामनी ने तुनक कर कहा, क्या सुनैना, तुम्हें मेरे हक का इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या तुम सोचती हो कि इस संपत्ति पर केवल तुम्हारा अधिकार है? और फिर सुनैना की ननद कामनी आगे बोलती है, भाभी, आपको भी तो आपके पिताजी ने काफी कुछ दिया था, तो इस हिसाब से आपके पास भी तो अपने मैके से मिला हुआ बहुत रुपया पैसा है। सुनैना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, हाँ, मुझे शादी में अच्छा दहेज मिला था, लेकिन वह मेरे मैके की संपत्ति है। उसका तुम्हारे मैके की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं अपने मैके जाकर बाकी संपत्ति में हिस्सा मांगने का सोच भी नहीं सकती। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी में यहाँ की जमीन जायदाद बेचकर तुम्हारी शादी एक अमीर घर में की, वैसे ही मेरे पिताजी ने भी मेरे मैके की संपत्ति बेची थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने भाई से बाकी बची हुई संपत्ति में हिस्सा मांगने जाऊं। मुझे अपनी ससुराल में जितना मिला है उसमें खुश हूँ और आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। आपके पास ससुराल में सब कुछ है, फिर भी तुम मैके की संपत्ति के लिए ललायत हो। कामनी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। अगर तुम्हारे मैके में तुम्हारा हिस्सा है तो तुम उसे लो या मत लो, लेकिन यहाँ पिताजी की संपत्ति का बंटवारा तो मैं करवा कर ही रहूंगी। और अगर इसके लिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी। शरद ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि अब जो भी संपत्ति बची है वह उनके परिवार की जरूरतों के लिए है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कामनी को पहले ही उसके हिस्से से ज्यादा मिल चुका है। लेकिन सुमित्रा देवी जी अपनी बेटी की तरफदारी करने से पीछे नहीं हटी। सुमित्रा देवी जी को लगता था कि उनके पति की बची हुई संपत्ति पर अब सुनैना और शरद ऐश करेंगे, जबकि इस संपत्ति पर उनकी बेटी कामनी का भी अधिकार है। सुमित्रा देवी यह नजरअंदाज कर रही थीं कि कामनी की शादी में उनके पति ने किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, जिसमें से 50 लाख रुपए कामनी के ससुराल वालों को नकद दिए गए थे और बाकी 25 लाख रुपए की कार और 25 लाख रुपए शादी के खर्च में लगे थे। इस बहस के बाद शरद ने एक वकील को बुलाने का फैसला किया। उसने सोचा कि कानून के हिसाब से बंटवारा हो तो बेहतर होगा। अगले दिन वकील साहब घर आ गए। कामनी और सुमित्रा देवी ने सोचा कि अब उनका काम आसान हो जाएगा और संपत्ति का बंटवारा उनकी योजना के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन जब वकील साहब ने बात शुरू की तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। वकील साहब ने कहा, यह संपत्ति केवल राजेंद्र जी के बच्चों की नहीं है, यह उनकी पुश्तैनी संपत्ति है जो उनके पिता यानी शरद और कामनी के दादाजी के नाम पर दर्ज है। इसका मतलब है कि इस संपत्ति पर उनके सभी बच्चों का समान अधिकार है। यह सुनकर कामनी और सुमित्रा देवी चौंक गईं। सुमित्रा देवी ने कहा, आपका मतलब है कि राजेंद्र जी की बहनों का भी इसमें हिस्सा है? वकील साहब ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, इस संपत्ति पर राजेंद्र जी की तीनों बहनों का भी उतना ही अधिकार है जितना शरद और कामनी का। सुमित्रा देवी जी और कामनी को यह सुनकर झटका लगा।
उन्हें लगा था कि 4 करोड़ रुपए में से 2-2 करोड़ कामनी और शरद को मिलेंगे। कुछ ही समय बाद तीनों बुआएं भी वहां आ पहुंची। कामनी और सुमित्रा देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तीनों बुआओं को देखते ही सुमित्रा देवी और कामनी के चेहरे पर एकदम से हैरानी छा गई। सुमित्रा देवी जी ने अपनी तीनों ननद से तुरंत पूछा, आप तीनों यहाँ अचानक कैसे? ठीक है ना? तो तीनों बुआओं ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी सुना है कि संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो हम भी आ गए। आखिर यह हमारी भी पुश्तैनी संपत्ति है। कामनी ने गुस्से से कहा, यह बंटवारा मेरे और शरद के बीच में हो रहा है, आप लोग इसमें क्यों आ गईं? अभी आप लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। कामनी की बात सुनकर वकील साहब ने गंभीरता से कहा, कामनी जी, जब संपत्ति का बंटवारा कानून के अनुसार हो रहा है तो उसमें सबका हक बराबर का होगा। यह बंटवारा केवल आपके और शरद के बीच नहीं होगा। जो भी इस संपत्ति के कानूनी दावेदार हैं वे सभी इसमें शामिल होंगे। कामनी और सुमित्रा देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। वकील साहब ने सबको शांत किया और कहा, अब मैं संपत्ति के कागजात के आधार पर बंटवारे की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। सबसे पहले सभी लोगों को यह समझना जरूरी है कि यह संपत्ति शरद और कामनी के पिता की नहीं है, बल्कि उनके दादाजी के नाम पर दर्ज है, यानी कि राजेंद्र जी के पिताजी के नाम पर। इसलिए इस संपत्ति पर उनके दादाजी के चारों बच्चों का समान अधिकार बनता है। चारों बच्चों में शरद और कामनी के पिता राजेंद्र जी और उनकी तीनों बहनें यानी बुआ शामिल हैं। वकील साहब ने समझाना जारी रखा, संपत्ति की कुल कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि चारों भाई बहनों का 1-1 करोड़ रुपए का हिस्सा बनता है। लेकिन इसमें एक बात और है, कामनी की शादी में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही बेची जा चुकी है। कानूनन उस संपत्ति में भी चारों भाई बहनों का हक था, लेकिन वह संपत्ति केवल कामनी की शादी के लिए खर्च कर दी गई और इसमें तीनों बुआओं से कोई सहमति या कोई राय नहीं ली गई थी। वकील साहब की यह बातें सुनकर कामनी और सुमित्रा देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कामनी और सुमित्रा देवी के चेहरे पर अब साफ झुंझलाहट थी। उन्हें लग रहा था कि संपत्ति का बंटवारा उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। वकील साहब ने सभी दस्तावेज देखकर बताया कि गांव की जमीन और शहर का मकान मिलाकर कुल संपत्ति 4 करोड़ की है। इसका बंटवारा 4 हिस्सों में होगा, राजेंद्र जी की 3 बहनों और शरद के बीच। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। वकील साहब ने यह भी कहा कि कामनी की शादी में जो 1 करोड़ की जमीन बेची गई थी उसमें से तीनों बुआओं का हिस्सा पहले दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 4 करोड़ की संपत्ति में से 75 लाख तीनों बुआओं को दिए जाएंगे और बचे हुए हिस्से से बाकी संपत्ति का बंटवारा होगा। कामनी और सुमित्रा देवी के सारे सपने टूट गए। उन्हें लगा था कि गांव की जमीन बेचकर 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनका बंटवारा केवल शरद और कामनी के बीच होगा। लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। सुनैना और शरद अब पूरी तरह से बंटवारे के पक्ष में थे, लेकिन अब सुनैना के साथ सुमित्रा देवी जी इस बंटवारे को रोकना चाहती थीं। तो इस पर उनकी बहू सुनैना ने कहा, माँ जी, जब आप संपत्ति का बंटवारा चाहती थीं तो अब इसे रोकने का कोई फायदा नहीं। जो होना है वह होकर रहेगा। सुमित्रा देवी जी ने जब कामनी को फटकारते हुए कहा कि अब बंटवारा रुकना चाहिए, सुनैना ने पलटकर जवाब दिया, जब अपनी बेटी का हक दिलाने की बात थी तब आपको कोई परेशानी नहीं थी। अब जब बुआओं का हक सामने आया तो आपको दिक्कत हो रही है। कामनी ने अपने भाई और भाभी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, कामनी, तुमने बेटा बनकर हिस्सा मांगा है, अब बेटा बनकर माँ की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
मायका बेटियों का होता है, तुमने अपना मायका खो दिया है। इसके बाद वकील साहब ने घर के बंटवारे की बात शुरू की। उन्होंने बताया यह घर भी शरद के दादाजी के नाम पर है। इस पर भी चारों भाई बहनों का समान अधिकार है। इस घर के 2 फ्लोर हैं। हर फ्लोर के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा शरद और कामनी के पिता का होगा और बाकी 3 हिस्से तीनों बुआओं के हिस्से में आएंगे। अगर किसी को फ्लोर चाहिए तो उसे बाकी हिस्सेदारों को उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी या फिर इसे बेचकर पैसा सब में बांटा जाएगा। तीनों बुआ अपने हिस्से को लेकर बेहद खुश थीं। उन्होंने कहा, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस उम्र में अपने मायके का हिस्सा मिलेगा। सुमित्रा देवी ने कटाक्ष करते हुए कहा, शर्म नहीं आती इस उम्र में मायके आकर हिस्सा लेने। बुआओं ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी जब आपकी बेटी को मायके का हिस्सा मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। कानून तो सबके लिए बराबर है। हालांकि बुआओं ने बाद में अपनी सहमति से अपने हिस्से को शरद के नाम कर दिया। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ यह दिखाने के लिए हिस्सा लिया कि बेटियों का भी हक होता है, लेकिन हमारा भाई हमें कभी कुछ नहीं देता, यह कहने की जरूरत नहीं। अब यह हिस्सा हमारे भतीजे के नाम है। सुनैना ने गंभीर स्वर में कहा, जब कानून के हिसाब से कामनी ने हिस्सा लिया है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां भी कानून के हिसाब से निभानी होंगी। अब माँ की सेवा और पिता के श्राद्ध में भी कामनी यानी मेरी ननद का बराबर का योगदान होगा। सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, यह सब कामनी क्यों करेगी, यह तो बेटे बहू का काम है। सुनैना ने जवाब दिया, क्यों, जब संपत्ति कामनी की हो सकती है तो जिम्मेदारी क्यों नहीं। अगर बेटी को बेटा बनकर हिस्सा लेना है तो बेटा जैसा फर्ज भी निभाना पड़ेगा। इस पर शरद भी बोला, कामनी अब तुम माँ के साथ रहोगी। मेरा भी हक नहीं कि मैं अकेला सब संभालूं। तुमने बंटवारा मांगा था तो अब अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाओ। कामनी ने शरद और सुनैना से कहा, भैया भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे बंटवारा नहीं चाहिए, बस मेरा मायका बना रहे। सुनैना ने जवाब दिया, तुम्हारा मायका तब तक था जब तक तुम इस घर में बहन बनकर आती थी। अब तुम हमारे लिए भाई हो क्योंकि तुमने बेटे की तरह हिस्सा लिया है। शरद और सुनैना ने तीनों बुआओं को आदर के साथ विदा किया और उन्हें तीज त्योहार पर आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अब इस घर की असली बेटियां आप हैं, यहाँ आपकी हमेशा जगह है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कामनी और सुमित्रा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका लालच न केवल उन्हें संपत्ति से दूर ले गया बल्कि रिश्तों को भी तोड़ गया। बंटवारा हो चुका था, कामनी को केवल 12.5 लाख रुपए मिले। सुमित्रा देवी को भी समझ में आ गया था कि उनका लालच और पक्षपात उन्हें भारी पड़ा है। शरद और सुनैना ने यह साबित कर दिया कि जब बात कानून की हो तो जिम्मेदारी और अधिकार दोनों बराबर होते हैं। यह कहानी इस कड़वे सच को उजागर करती है कि जब रिश्तों के बीच लालच आ जाए तो मायके का प्यार, भाई बहन का स्नेह और परिवार की गरिमा सब टूट जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।